की कोई बात ही नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी एकता की रफ्तार धीमी हो गई है। पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ 2024 की लड़ाई के लिए विपक्षी कुनबे को जी जान से जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को नीतीश ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भुवनेश्वर जाकर मुलाकात की। मीटिंग लंबी भी चली, लेकिन जब दो सियासी दिग्गज मीडिया के सामने आए तो दोनों नेताओं ने कहा कि राजनीति की बात तो हुई नहीं, हमारे संबंध बेहतर हैं, बस मिलने आए थे। बात पुरी में बिहार भवन बनाने के लिए ओडिशा सरकार ने फ्री में जमीन दी, इसी पर हुई। सुन लीजिए दोनों की बातें। नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है। आप सब पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए। हम लोगों का संबंध इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। I want to repeat again, the land in Puri is being given free of cost to the Bihar government to build Bihar Bhavan. भुवनेश्वर में नीतीश के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री संजय झा भी साथ थे। बता दें कि 2024 की लड़ाई के लिए नीतीश कई नेताओं से मिल चुके हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अब नवीन पटनायक से भी मिले। वैसे 11 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद यादव से भी मिलने का नीतीश का कार्यक्रम है। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ नीतीश की मुहिम आखिर कितनी सफल हो रही है, क्योंकि आरजेडी ने ही अब तक खुलकर नीतीश को विपक्ष का नेता बताया है। कांग्रेस साथ की बात करती है, नीतीश के नेतृत्व पर खामोश है। अखिलेश और ममता का स्टैंड कांग्रेस के प्रति जगजाहिर है। वामपंथी पार्टियां ममता बनर्जी के खिलाफ रही हैं। नवीन पटनायक ने मुलाकात को राजनीति से अलग बताया और पटनायक कांग्रेस विरोधी सियासत भी करते रहे हैं। वैसे विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विपक्षी एकता बनाने में कितने सफल हो रहे नीतीश, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मंगलवार को नीतीश ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मिले। पटनायक से मुलाकात में राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, ऐसा कहा गया। दोनों मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। विपक्षी एकता पर कोई चर्चा तक नहीं हुई, केवल पुरी में बिहार सरकार को मुफ्त जमीन देने की बात कही गई। समझने वाली बात यह है कि ओडिशा के में नवीन पटनायक का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। कांग्रेस बीजेपी और पटनायक की पार्टी बीजेडी की प्रतिद्वंदी है। नवीन पटनायक 5 बार से ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। 2000 से ही नवीन पटनायक पर लोगों का भरोसा कायम है। नवीन बेहतर समझते हैं कि विपक्षी एकता पर क्या करना उचित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बुधवार को झारखंड के सीएम से मुलाकात करेंगे। विपक्षी एकता की कोशिशों को गति देने की कोशिश करेंगे। अप्रैल में शुरू हुई नीतीश की विपक्ष के नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है। नीतीश कहते रहे कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है। जेडीयू भी अब कह रही है कि नीतीश बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को गोलबंद करेंगे। तो लगातार विपक्षी एकजुटता की कवायद, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार नवीन पटनायक से जो मुलाकात हुई है वो यही बता रही है कि शायद जब राजनीतिक बात ही नहीं हुई है तो क्या विपक्षी एकजुटता नीतीश कुमार की टाटा हिस्स हो रही है। बहरहाल बढ़ेंगे आगे। बागेश्वर बाबा 13 मई से हनुमंत कथा करने पटना पहुंच रहे हैं, लेकिन बाबा के आगमन से पहले ही सियासी बवाल मचा हुआ है। हर रोज नेताओं का बयान बाबा के खिलाफ आ ही रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने ऐसे बाबाओं के आध्यात्म पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता आरजेडी में बाबा को लेकर बेचैन होने की बात पलटवार कह रहे हैं। अब तो खुद बागेश्वर बाबा ने भी अपनी बात जनता के सामने रख दी है। ऐसे में बाबा पर बवाल क्यों मचा है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। ना हम कोई धांधली फैलाते हैं, ना हम कोई बेमनस्ता फैलाते हैं। हम केवल अपने पंथ, अपने धर्म, सनातनी हिंदुओं की एकता की बात करते हैं। बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया के सामने ये क्यों कह रहे हैं कि वे धांधली और समाज में वैमनस्यता फैलाने नहीं जाते, तो इसकी वजह बिहार में बाबा के आगमन से पहले ही सियासी बयानबाजी है, जो हर दिन एक के बाद एक नेताओं की ओर से दी जा रही है।
पहले बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का ये बयान सुनिए, जिसमें वे कह रहे हैं कि ऐसे बाबा यदि लोगों को प्रवचन देते हैं तो फिर सामाजिक सुधार क्यों नहीं होता। झांकना चाहिए कि वो भी तो यही काम वर्षों से कर रहे हैं और लाखों के भीड़ में लोगों को समझा रहे हैं। अगर उनकी बात को लोग सुन करके और उसका असर नहीं हो रहा है तो वह भी हम समझते हैं कि विफल है अपने काम में। पर श्रद्धा है वो जाने, हम लोग तो समझते हैं कि अगर श्रद्धा है, भक्ति है तो भक्ति तभी साकार होगा जब एक दूसरे का लोग मददगार बनने के लिए तैयार। बागेश्वर बाबा के आने से पहले जो बयान सरकार के मंत्री ने दिया, ऐसे आरोपों पर खुद बाबा क्या कहते हैं वो सुनना भी जरूरी है। देखिए, ये सब राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सबके जो भी हमारे पास आएगा हम सबका स्वागत करें। हम केवल अपने पंथ, अपने धर्म, सनातनी हिंदुओं की एकता की बात करते हैं और अपनी एकता की बात करना हमें लगता कि गुनाह नहीं है और अपने इष्ट का प्रचार करना संविधान में भी है। बागेश्वर बाबा नेताओं को जवाब दे रहे हैं तो सियासत के बहाने ही सही बीजेपी के नेता आरजेडी में बाबा के आगमन से ही बेचैनी का आरोप लगाकर तंज भी कस रहे हैं। आपको हिंदू धर्म के आयोजन से क्या चुनौती हो जाती है? कई लोग आए थे गांधी मैदान में नमाज पढ़ने के समय, इसके पहले कई लोग मुस्लिम समाज के कई धर्मगुरु अभी आए थे कुछ दिन पहले बिहार में, आपको तो बेचैनी नहीं हुई? राजधानी पटना से सटे नौबतपुर प्रखंड के तरेत गांव में बागेश्वर बाबा हनुमंत कथा का पाठ करने 13 मई को पहुंच रहे हैं। 17 मई तक 5 दिनों तक बाबा का दरबार लगेगा, लेकिन इस दिव्य आयोजन को लेकर नेताओं के बयानों से अब खुद बाबा को ही बात रखने की नौबत आ पड़ी है। सवाल यही कि आखिर बाबा पर अब क्यों बवाल मचा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बागेश्वर बाबा पर बवाल के मायने समझिए। बागेश्वर बाबा 13 मई को पटना आ रहे हैं। नौबतपुर के पास 17 मई तक आयोजन किया जाना है। बाबा के आगमन से पहले सियासत जारी है। आरजेडी के नेता लगातार बाबा पर निशाना साध रहे हैं। बाबा पर जुबानी हमले का जवाब बीजेपी दे रही है। अब तो बागेश्वर बाबा ने भी अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। बाबा ने कहा है कि उनका दौरा विवादों के लिए नहीं होता। बाबा कहते हैं कि वे सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, अपने आराध्य हनुमान जी की कथा का वाचन करते हैं, हिंदुओं की एकता की बात करते हैं। समझना जरूरी ये भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाबा के आयोजन के लिए न्योता मिला है। राज्यपाल और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को भी निमंत्रण मिला है। बड़े कार्यक्रम का न्योता गणमान्य लोगों को भेजा जाता है। इस बीच बाबा पर नेता विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे धार्मिक आयोजनों में सियासी टिप्पणी उचित नहीं है। तो बहरहाल बाबा के आगमन से पहले सियासत लगातार जारी है और निमंत्रण भी बड़े नेताओं को मिल चुका है। चलिए बढ़ेंगे आगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार की सियासत ने भले ही बवाल मचा हुआ हो, लेकिन 13 मई से शुरू होने वाली हनुमंत कथा के आयोजन पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। नौबतपुर का तरेत गांव बाबा बागेश्वर के आगमन की भव्य तैयारी में जुटा हुआ है। तरेत गांव में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा से पहले हनुमान जी की भव्य मूर्ति तैयार की जा रही है। 20 से 30 फीट ऊंची ये मूर्ति 11 मई को बनकर तैयार हो जाएगी। इनका मूर्ति है, ये बजरंगबली का मूर्ति है, हाथ जोड़ते हुए विराजमान होते हुए, और ये 21 या 11 को कंप्लीट दे देना है हम लोग को, और 8 से 9 आदमी हम लोग लगे हुए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। उनके समागम में लाखों की संख्या में भक्तों के आने का अनुमान है। इसी अनुमान के आधार पर भक्तों के रहने और खाने की व्यवस्था का यहाँ बेहद व्यापक इंतजाम हो रहा है। ये बंगाल से बना हुआ है, कलकत्ता से, और यहाँ पे इस तरह का जो जहाँ जहाँ सरकारी फंक्शन या बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है उसमें ये लोहे वाला पंडाल लगता है। कैसा पंडाल होगा? ये पंडाल अच्छा पंडाल है। आंधी तूफान से बहुत कम नुकसान होता है इसमें। कम नुकसान, कोई खास नुकसान नहीं? कोई खास नुकसान नहीं होता है। यहाँ क्या बना रहे हैं, क्या के लिए? अभी इसमें कैंटीन के लिए बन रहा है, जो उधर भोजन बनेगा और इसमें आकर के जो भी श्रद्धालु यहाँ देखने के लिए आएगा वो यहाँ इसमें खाना खाएगा।
हनुमंत कथा में आने वाला कोई भी श्रद्धालु भूखा ना रहे, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत करीब 200 स्क्वायर फीट के एरिया में लंगर लगाया जाएगा, जबकि दूर दराज से आने वाले भक्तों के रहने के लिए भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। तरेतपाली मठ स्थानीय लोगों के सहयोग से भक्तों के भोजन और रहने की व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा है। हर रोज करीब 5 लाख लोगों के प्रसाद और भोजन के अलावा जरूरत पड़ने पर आवास का प्रबंधन करना कोई आम बात नहीं, पर व्यवस्था में जुटे लोग इसे श्री राम और हनुमान जी की कृपा मानते हैं। न्यूज़ 18 के लिए तरेत गांव से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। अब बागेश्वर बाबा के आगमन की भव्यता को समझिए। बाबा हनुमंत कथा का वाचन करने पटना पहुंच रहे हैं। नौबतपुर के गांव में विशाल पंडाल का निर्माण जारी है। 3 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया जा रहा है। पहले ही दिन करीब 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। बाबा का कथा वाचन 13 से 17 मई तक होगा। समझना जरूरी ये भी है कि बाबा के स्वागत के लिए काफी संख्या में लोग सेवा दे रहे हैं। हर जाति हर धर्म के लोग योगदान दे रहे हैं। अब तक का सबसे भव्य आयोजन किए जाने का दावा भी किया जा रहा है। बाबा के आगमन को लेकर और उस आगमन को यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए टेंट का अस्पताल भी बनाया जा रहा है। तो तमाम तैयारियां बड़े ही भव्य तरीके से, भव्य आयोजन जो है उसका नजारा देखने को मिल रहा है और उम्मीद भी जताई जा रही कि काफी संख्या में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंचेंगे और हनुमंत कथा सुनेंगे। चलिए बढ़ते आगे। बिहार में जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वे को लेकर नीतीश सरकार को फिर से झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के बाद बिहार सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें जल्द सुनवाई की अपील की गई थी। पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को बिहार सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जो कास्ट सर्वे पर लगी रोक की जल्द सुनवाई से जुड़ी थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और पूर्व की तरह निर्धारित तारीख 3 जुलाई को ही सुनवाई का आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया कि हमारा जो भी आदेश था फाइनल डिसाइड नहीं किए हैं, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम प्राइमा फेसी पाए और उसके अनुसार इंटरिम आदेश पारित किए हैं। और इसके बाद एडवोकेट जनरल ने प्रेयर किया कि हम अंडरटेक करते हैं कि हमको कास्ट बेस्ड सर्वे करने दिया जाए, डाटा लीक नहीं होगा। इस प्रार्थना को भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। बता दें कि 4 मई को ही पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी और राज्य सरकार को अब तक एकत्र किए गए सर्वेक्षण डेटा को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से ये तय हो गया कि राज्य में अभी जाति आधारित गणना पर लगी हुई रोक बरकरार रहेगी। साथ ही ये भी साफ हो गया कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को ही होगी। याचिका के रद्द करने को नीतीश सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। अब जाति आधारित गणना पर सरकार को लगे झटके को समझिए। बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे कराना शुरू किया था। जनवरी फिर अप्रैल महीने में 2 चरणों में सर्वे शुरू हुआ। बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को मामला भेजा था। 4 मई को हाईकोर्ट ने कास्ट सेंसस पर अंतिम रोक लगाई थी। बिहार सरकार ने जल्द सुनवाई की अपील हाईकोर्ट से की थी। 9 मई को हाईकोर्ट सुनवाई को लेकर तैयार हुआ। हाईकोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दी। अब 3 जुलाई को ही सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब इंतजार अगली सुनवाई का भी है कि किस तरीके से अब कोर्ट की जो टिप्पणी है, फैसला है, वो जातिगत गणना को लेकर के सामने आता है। तो अब इंतजार है। बहरहाल चलिए बढ़ेंगे आगे और इस बीच खबर आपको